हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैक्सिमम तैयारी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो हम लोग यूपी टेट सीडीपी के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो यूपी टेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इरोस शब्द संबंधित है। ए है जीवन मूल प्रवृत्ति से, बी है मरण मूल प्रवृत्ति से, सी है भय मूल प्रवृत्ति से, डी है प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इरोस शब्द किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट करिएगा आप लोग। किससे संबंधित है इरोस शब्द? आंसर क्या यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीवन मूल प्रवृत्ति से संबंधित है। ठीक है। फ्रायड ने दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, जिनमें से आपका एक इरोस है और दूसरा क्या है? थैनाटोस है। दूसरा है थैनाटोस है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? मरण मूल प्रवृत्ति। क्या है? मरण मूल प्रवृत्ति। ठीक है। इरोस में क्या है? इसमें व्यक्ति जो है अपनी जीने की इच्छा काफ़ी उच्च होती है, उसमें वह इसमें जो है अपनी सभी जो है सुखों को प्राप्त करना चाहता है, अपने जीवन को आनंददायक रूप से जीना चाहता है। जबकि थैनाटोस में क्या है? इसमें व्यक्ति आक्रामक व्यवहार करता है और मरने की इच्छा इसमें व्यक्ति में उत्पन्न होती है। ठीक है। तो यह है आपका फ्रायड के अनुसार दो प्रकार की मूल प्रवृत्तियां हैं। कौन कौन सी? एक इरोस है और दूसरा थैनाटोस है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अहम निर्देशित होता है। ए है सुख के सिद्धांत से, बी है वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा, सी है आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, डी है सामान्य सिद्धांत द्वारा। अहम किससे निर्देशित होता है? तो जल्दी से आंसर करिएगा आप लोग। अहम किससे निर्देशित होता है? क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? यहाँ पे बी हो जाएगा, वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम किससे निर्देशित होता है? तो वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा निर्देशित होता है। ठीक है। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, कौन कौन से? फ्रायड ने। किसने? फ्रायड ने बताया। ठीक है। फ्रायड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। एक है इदम, दूसरा अहम, तीसरा पराहम है। तीसरा क्या है? पराहम है। ठीक है। इदम क्या है? यह जो है ये सुख के सिद्धांत से संबंधित है। सुख के सिद्धांत से इदम संबंधित है। ठीक है। ये सभी अपने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त करना चाहता है, सभी दमित इच्छाओं को जो है प्राप्त करना चाहता है। ठीक है। और वास्तविकता सिद्धांत से आपका संबंधित है अहम, और आदर्शवादी सिद्धांत से पराहम संबंधित है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पे बी है, वास्तविकता के सिद्धांत द्वारा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड है, कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में होता है। ए है भूख अधिक बढ़ जाती है, बी है भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, सी है भूख कम हो जाती है, डी है भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यदि कॉलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है, इसकी सुई लगा दी जाती है व्यक्ति को, तो क्या हो जाता है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, भूख कम हो जाती है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, भूख कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? ए है पावलोव, बी है स्किनर, सी है फ्रायड, डी है युंग। तो किसके द्वारा सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया है? किसने दिया है? आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? युंग ने। किसने दिया है? युंग ने दिया है। ठीक है। युंग ने व्यक्तिगत अचेतन दिया है। अचेतन के 2 प्रकार बताए, एक व्यक्तिगत अचेतन होता है, एक व्यक्तिगत अचेतन, और दूसरा है आपका सामूहिक अचेतन। ठीक है। दूसरा है सामूहिक अचेतन। ठीक है। तो याद रखिएगा, सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, वह मापनी जिसमें अंतराल के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है। ए है नामित मापनी, बी है क्रम सूचक मापनी, सी है अंतराल मापनी, डी है अनुपात मापनी। तो कौन सी मापनी है जिसमें समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा इसको, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी हो जाएगा, अनुपात मापनी। कौन सी मापनी है? अनुपात मापनी। ठीक है। ये अनुपात मापनी से जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप लोग सभी इसको याद रखिएगा। ठीक है। इसे सबसे अच्छी मापनी भी माना जाता है। ठीक है। अनुपात मापनी को सबसे अच्छी मापनी कहा जाता है। ठीक है।
तो यहाँ पे है डी, ये 4 प्रकार की मापनी है जिसे किसने दिया है, स्टीवेंसन ने दिया है, ठीक है, स्टीवेंसन ने दिया है, ठीक है, स्टीवेंसन ने दिया है ये चारों मापनी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है। ए है इदम, बी है अहम, सी है पराहम, डी है परिस्थितियों में। तो फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में किस में होता है। ए है इदम, बी है अहम, सी है पराहम, डी है परिस्थितियों। किस में होता है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, पराहम में होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, पराहम में होता है, ठीक है। तो इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व तो बताए हैं, इदम अहम पराहम, ठीक है। तो उसी से पूछ रहा है क्वेश्चन कि किसमें जो है मूल्यों का आंतरिकीकरण होता है, तो पराहम में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान आकर्षित होने में की प्रमुख भूमिका होती है। ए है उद्दीपन की तीव्रता की, बी है उद्दीपन की उपादेयता की, सी है उद्दीपन की विश्वसनीयता की, डी है उद्दीपन की सक्रियता की। तो ध्यान आकर्षित करने में किसकी अधिक भूमिका होती है, किसकी प्रमुख भूमिका होती है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता की। आंसर क्या हो जाएगा, उद्दीपन की तीव्रता की, ठीक है। जितना अधिक उद्दीपन की तीव्रता होगी उतनी ही क्या ध्यान आकर्षित होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। ए है मूल प्रवृत्ति पर, बी है नैतिकता पर, सी है वास्तविकता पर, डी है ध्यान पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होता है, तो किस पर होता है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा मूल प्रवृत्तियों पर। किस पर होता है, मूल प्रवृत्तियों पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। ए है सृजनशीलता, बी है अध्ययन, सी है विश्लेषण, डी है अच्छे अंक प्राप्त करने। तो क्या आवश्यक नहीं है कि इसमें जो है कौन सा चीज़ आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि जो है लब्धि वाले बच्चे में भी यह होना आवश्यक है। तो क्या होना आवश्यक नहीं है उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में, तो क्या होना, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा सृजनशीलता। यह आवश्यक नहीं है कि जिस जो है बालक में बुद्धि लब्धि क्या उच्च होगी उसमें क्या सृजनशीलता भी पाई जाएगी, ठीक है। जो जिस बालक की बुद्धि लब्धि अधिक होगी, जो अधिक बालक बुद्धिमान होगा, इसमें ये जरूरी नहीं कि वह सृजनशील भी बालक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सृजनशीलता, ठीक है। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि क्या होती है, ये जो है किसी भी समस्या को क्या सॉल्व कर देती है, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को बुद्धि के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। लेकिन सृजन जो क्रिएटिविटी होती है इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी नई चीज़ को खोज निकालना या कोई नई चीज़ बना देना, ये कहलाता है आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा सृजनशीलता, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। ए है प्रत्याह्वान विधि का, बी है तार्किक विधि का, सी है पहचान विधि का, डी है पुनः सीखना विधि का। तो स्मृति के मापन के लिए कौन सी जो है विधि आवश्यक नहीं है, मतलब स्मृति के मापन में किस जो है विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, ये कह रहा है, ठीक है। किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वुडवर्थ, मैंने बताया भी आपको, वुडवर्थ ने स्मृति के 3 तत्व दिए। कौन कौन से, 4 तत्व दिए, 4 तत्व दिए। कौन कौन से, एक अधिगम या सीखना, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, और चौथा है आपका पुनः स्मरण, चौथा है प्रत्यभिज्ञान या पहचान, चौथा है पहचान। तो वुडवर्थ ने स्मृति के 4 तत्व दिए हैं, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान दिए, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका शामिल नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी तार्किक विधि। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी तार्किक विधि। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। ए है निरंतरता का सिद्धांत, बी है वर्गीकरण का सिद्धांत, सी है समन्वय का सिद्धांत, डी है व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो कौन सा सिद्धांत जो है इसमें वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा यहाँ पे वर्गीकरण का सिद्धांत। आंसर बी हो जाएगा, वर्गीकरण का सिद्धांत जो है वृद्धि और विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। वृद्धि जो है एक समय निश्चित समय पर चलती है, निश्चित समय तक जो है चलती है और फिर रुक जाती है, जबकि विकास है आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ठीक है। विकास आपकी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है,
संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? ए है सामान्यीकरण, बी है विभेदीकरण, सी है प्रत्यक्षीकरण, डी है पृथक्करण। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रत्यक्षीकरण। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। प्रत्यक्षीकरण जो है संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है। ठीक है, पहला जो है प्रत्यक्षीकरण होता है, दूसरा आपका हो जाएगा विभेदीकरण, तीसरा होता है आपका पृथक्करण और चौथा होता है सामान्यीकरण। ठीक है, तो ये इसके क्रम है। संप्रत्यय निर्माण यानी संप्रत्यय यानी क्या होता है? संकल्पना होती है। ठीक है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण, दूसरा विभेदीकरण, तीसरा पृथक्करण और चौथा सामान्यीकरण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है। उदाहरण निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? ए है निगमन विधि के, बी है आगमन विधि के, सी है अंतर्दर्शन विधि के, डी है बहिर्दर्शन विधि के। तो किसके उदाहरण है ये सभी? किसके जो है सोपान है? किसके सोपान है? उदाहरण, पहले उदाहरण, फिर निरीक्षण, फिर विश्लेषण, फिर वर्गीकरण, फिर नियमीकरण। किसके सोपान है? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? किसके है? बी हो जाएगा आगमन विधि के। ठीक है, आगमन विधि में क्या होता है? पहले हम उदाहरण देते हैं, फिर जाके निरीक्षण करते हैं, फिर विश्लेषण करते हैं, फिर वर्गीकरण करते हैं, फिर नियमीकरण करते हैं। ठीक है, फिर जाके यानी कि फिर जाके हम नियम बनाते हैं। ठीक है, तो उदाहरण से नियम की ओर चलता है आपका आगमन विधि और नियम से उदाहरण की ओर चलता है आपका, नियम से उदाहरण की तरफ आपका निगमन विधि चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ए है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, बी है पारंपरिक नैतिकता, सी है पश्चात पारंपरिक नैतिकता, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो किस अवस्था में? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा पूर्व पारंपरिक अवस्था। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 सिद्धांत दिए, 3 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी है? तो एक है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पहली है, दूसरी है पारंपरिक नैतिकता, तीसरी है पश्चात पारंपरिक नैतिकता। ठीक है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं दी है। पहला है पारंपरिक अवस्था, पूर्व पारंपरिक अवस्था, दूसरा पारंपरिक अवस्था और तीसरा है पश्चात पारंपरिक अवस्था। ठीक है, तो ये है आपकी कोहलबर्ग के अनुसार 3 अवस्थाएं। ठीक है, कोहलबर्ग ने 10 से 16 वर्ष के बालकों पर जो है प्रयोग किया था, इसलिए इनकी जो है नैतिकता के विकास के सिद्धांत की जो है आलोचना की जाती है। कौन करता है? तो कैरोलिन, एक महिला है कैरोलिन गिलिगन, इन्होंने इनके सिद्धांत की आलोचना की है। कैरोलिन गिलिगन, ठीक है, गिलिगन। ठीक है, तो इन्होंने इनकी आलोचना की है और इस जो है इन तीनों चरण में ही, इन तीनों अवस्थाओं में ही इन्होंने 2-2 चरण दिए हैं, 2-2 चरण दिए हैं। ठीक है, 2-2 चरण दिए हैं, जिनमें से आपकी जो है पूर्व पारंपरिक अवस्था में आता है जो दंड और आज्ञा पालन की अवस्था, और इसी में जो है नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। ए है 2 से 5 वर्ष, बी है 6 से यौवन तक, सी है 18 से 20 वर्षों तक, डी है 20 से 22 वर्षों तक। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया किसने है? फ्रायड ने दिया है। किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, फ्रायड ने दिया है। इसमें इन्होंने 5 जो है अवस्थाएं बताई हैं, 5 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? तो पहली आपकी है मुखी अवस्था। मुखी अवस्था जो चलती है 0 से 1 वर्ष तक, 0 से 1 वर्ष तक चलती है। दूसरी है गुदी अवस्था। गुदी अवस्था जो चलती है 1 से 3 वर्ष तक, 1 से 3 वर्ष तक। तीसरी है लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था जो चलती है 3 से 6 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक। चौथी है आपकी अव्यक्त या सुप्तावस्था। अव्यक्त या फिर सुप्तावस्था जो चलती है 6 से 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है, और लास्ट है जननेंद्रिय अवस्था। जननेंद्रिय अवस्था, जननेंद्रिय अवस्था जो चलती है 12 से 20 वर्ष तक। ठीक है, 12 से 20 वर्ष तक। ठीक है, तो ये दिया है
मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्रायड ने दिया है, जिसमें इन्होंने 5 अवस्थाएं बताई है। मुख्य अवस्था चलती है आपकी 0 से 1 वर्ष तक, गुदी अवस्था 1 से 3 वर्ष तक, लैंगिक अवस्था 3 से 6 वर्ष तक, सुप्तावस्था या फिर अव्यक्त अवस्था 6 से 12 वर्ष तक और जननेंद्रिय अवस्था 12 से 20 वर्ष तक। तो जो है सुप्तावस्था या अव्यक्त अवस्था कब से कब तक चलती है, तो उसका वर्ष अंतराल कितना है, तो 6 से 12। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका हो जाएगा 6 से 12 वर्ष तक। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा आप लोग और कमेंट में बताइएगा कि आपको जो है क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।